क्लास हम सिटी हाई स्कूल की तरफ से, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस जो से स्टार्ट की हुई हैं। क्लास 9th का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें आज जो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस करना है वो है शील्डिंग इफेक्ट। In the previous lecture we have discussed the periodic table in detail and yesterday हम लोगों ने periodicity of properties जो कि इस चैप्टर का सेकेंड हाफ है उसको हमने स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस, और सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग आज डिस्कस करें periodicity of properties में जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ हम आज डिस्कस करेंगे वो है शील्डिंग इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है प्रोटेक्शन। शील्डिंग मीन प्रोटेक्शन। इन द एंशिएंट टाइम, अगर पुराने वक्तों में अगर आप देखें तो जब जंगें लड़ी जाती थी तो सॉर्ड्स का यूज़ किया जाता था। तब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते थे तो सॉर्ड्स का यूज़ किया जाता था। तो यूजुअली जो वॉरियर्स होते थे वो अपने इर्द के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड को जो उनसे ना वो इन फ्रंट पे रख देते थे, जिसकी वजह से जो दूसरा फाइटर होता था वो जब अटैक करता था तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता था। तो वो बेसिकली क्या होती है, वो शील्ड क्या होती थी, वो एक इस तरह यूजुअली सर्कुलर फॉर्म में शील्ड या किसी और भी शेप में जो से वो शील्ड होती थी, वो बेसिकली क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो भी है शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट में हम लोगों ने जो है वो पढ़नी है जी प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने कल भी ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक एटम को देखें तो एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में क्या है जी, न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने कहा था कि इसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, ये इतने क्लियर कल आपको मैंने ये डिटेल में बताया था। ये इस तरह के ऐसे सर्कुलर होते नहीं, ये हम लोग जस्ट इमेजिनेशन के थ्रू ये बताते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स हैं। अब सेंटर में हमारे पास क्या है जी, ये न्यूक्लियस है, और इसमें ये जो शेल बने हुए हैं इसमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब मीन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड कलर में दो लगाए एरो जो सा सर्कुलर ऑर्बिट्स ड्रॉ किए हैं, ये डिफरेंट आपको इसलिए दिखाई गए हैं कि ये इनर शेल है। ये क्या है जी, ये इनर शेल है। अब होता क्या है, कल आपको बताया था कि न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एज वी नो दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में जो उनसे क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब होता क्या है, जब हमारे पास ये सेंटर में शेल होंगे और इन शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस पे न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे कम होता जाएगा। से फॉर एग्जांपल इन दैट केस वी हैव 3 शेल्स। न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा होल्ड किस पर होगा, शेल नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन पे। वाई, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। जबकि सबसे कम होल्ड इसका किस पे होगा, शेल नंबर 3 पे। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा जी इफेक्टिव उतना ही कम हो जाएगा। जी इफेक्टिव कल बताया था, न्यूक्लियस का होल्ड जो है उतना ही कम हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने ये क्या कहा, हमने कहा ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस का होल्ड कम कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। ये जो इनर शेल है ये बेसिकली अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूँ, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं बनी होती, तो इसको हम अगर एक और डायग्राम में बताएं, हम ये कहते हैं से फॉर एग्जांपल दिस इज़ न्यूक्लियस
और ये जो इनर शेल हैं उनको हम कह दें कि ये इस फॉर्म में एक स्क्रीन कर रहे हैं किसको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दिस इज न्यूक्लियस, these are inner shell while the black one is valence shell। ठीक है, अब ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन को इस शील्ड की वजह से न्यूक्लियस जो है वो इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ खींच नहीं रहा। तो ये जो एक बेसिकली इसको कहते हैं, ये क्या है, ये शील्ड है, इसको शील्ड भी कहते हैं और इसको स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इन डायग्राम के थ्रू आपको ये टॉपिक सारे एक्सप्लेन हो जाना है। कैसे, इसकी डेफिनेशन भी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल the hold of nucleus on the valence shell is reduced। क्या हुआ कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस शेल पे जी इफेक्टिव जो है वो कम, जितना एक्चुअली लगना चाहिए था उतना नहीं लगा। किसकी वजह से, इस शील्ड की वजह से। इस इफेक्ट को फिर हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, the electron present in the inner shells reduces the forces of attraction, of nucleus felt by valence shell electron। चलिए, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अब हाईलाइट करते जाए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ, इनर शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल रिड्यूस क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। किसको, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसकी, जो फेल्ट करनी थी वैलेंस शेल ने। वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल को पे न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा होल्ड लगने नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। फिर यहाँ पे एक टर्म आ जाती है जी इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में जितना एक्चुअल चार्ज लगना चाहिए था, ठीक है, द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एक्चुअल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन experience less nuclear charge than that of actual, यानी जितना एक्चुअल उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए था उससे कम जो से ये कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका ट्रेंड पढ़ना है। जैसे कल हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था एटॉमिक साइज का ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है उन सभी का ट्रेंड हम लोगों ने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड जो है वो क्या है। अब इसका हम लोग ग्रुप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या स्टडी कर रहे हैं जी हम, इसका ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप आपको क्या बताया हुआ है, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स। हम कहते हैं डाउन द ग्रुप
कभी भी हमने ग्रुप में कहना है तो डाउन द ग्रुप कहेंगे या टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो शील्डिंग इफेक्ट है, अब मैं एब्रीवेशन यूज़ कर रही हूँ SE, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है। अब उसके आ जाते हैं जी रीज़न वाई। कल जब आपको डायग्राम मैंने बताई थी एटॉमिक साइज़ की, तो आपको फर्स्ट ग्रुप डिस्कस किया था और उसको लर्न करने का एक तरीका भी बताया था कि क्या हा ली ने की रब से फरियाद। क्या कहा था कि हमारे पास अगर फर्स्ट है तो उसमें एक शेल होगा, सेकंड पीरियड आएगा तो उसमें 2 शेल्स, थर्ड पीरियड आएगा तो उसमें 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड आएगा तो उसमें 4th शेल आ जाएंगे। उसके बाद रूबीडियम 5th पीरियड में आता है तो इसमें कितने शेल आ जाएंगे? 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आप देखें कि डाउन द ग्रुप क्या होता जा रहा है। कल में ये आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने जब लर्न करना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे? हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबीडियम का है जी 37 आई थिंक, रूबीडियम का है 37, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या इंक्रीज़ कर गया? एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ करने की वजह से नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ हो रहा है? शेल इंक्रीज़ हो रहा है। कल आपको बताया था ऐसा साइज़ ऐसा शेल। याद रखें, जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज होता जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपने लर्न करना है, ऐसा शेल ऐसा शील्ड, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो यहाँ पे एक और टॉपिक आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो कौन सी फोर्स ज़्यादा आ जाएगी? रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर में नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये एक दूसरे को ज़्यादा वो करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन की वजह से मज़ीद साइज जो है वो इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। मैंने ये कहा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम, हम टॉप से बॉटम की तरफ जब आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह क्या है? टॉप टू बॉटम देखें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल, जो इनर शेल हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इनर शेल इंक्रीज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो उसका एटॉमिक साइज़ बढ़ जाएगा। कल भी बताया था जब कि किसी चीज़ का एटॉमिक साइज़ बढ़ जाएगा तो उस पर हमारे पास क्या होगा? इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि अगर जब शील्डिंग इफेक्ट, ये एक क्वेश्चन पीछे है भी है कि जब किसी एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो इसका जी इफेक्टिव क्या होता है? उसका जी इफेक्टिव कम हो जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड, यहाँ देखें डिस्टेंस कम था
थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ उससे ज़्यादा हुआ, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे भी ज़्यादा। तो ये हमारे पास जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जे इफेक्टिव भी डिक्रीज़ होता जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जी ट्रेंड इन पीरियड। ये कल आपको लर्न करने के लिए मैंने बताया था कि एक आप लर्न करेंगे, दूसरा बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है जी? पीरियड हमारे पास हमने क्या कहा था? लेफ़्ट टू राइट। पीरियड जब भी बात करनी है, कब बात करनी है जी? लेफ़्ट टू राइट। यहाँ हम लोगों ने यहाँ जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका ट्रेंड क्या है? शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। अब ये डिफरेंट आया है, अगर इसका ऑपोजिट करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन इस केस में सेम हुआ है। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है, सेम कैसे हो रहा है? चलें जी, ये सेम कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास सारी बातें ठीक है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होगा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन नहीं इंक्रीज़ होंगे। इसमें जो एक की वर्ड है ना वो है शेल रिमेन्स सेम। शेल रिमेन्स सेम। सिर्फ एक ही पॉइंट आप कर लें, ये इसका मेन रीज़न है जो कि बाकी सबके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे? आपको सेकंड पीरियड को लर्न करने के लिए मैंने बताया था लिटिल बेन बिकम्स चार्लीज नंबर 1 फ्रेंड एंड नेबर। ठीक है, अब इसके एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ठीक है, ये सेम पॉइंट, एटॉमिक नंबर इसका भी इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना वहाँ वेरिएशन आनी है। स्ट्रक्चर में हम लिथियम का स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं, लिथियम में फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। जब बोरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 2, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 3, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 4। आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर रहे हैं, बट आप इनर शेल करें जिसने मेन इफेक्ट करना था। हमने क्या कहा था कि ये रिड्यूस होना है किसकी वजह से? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस करेंगे। अब इन चारों को मैंने जो 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, अभी आप सभी को जब ड्रॉ करेंगे ना तो सभी के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, बट जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है। एंड से फॉर एग्जांपल मैं आपको नियॉन का यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। 2, 10 करने हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के अंदर जो उनसे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। जब इनके अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? सेम होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में हमने कहा
कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इन पे न्यूक्लियस का होल्ड रिड्यूस हो गया, यानी न्यूक्लियस जो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था वो रिड्यूस हो गई, वो रिड्यूस हो गई। फिर हमने इसका ट्रेंड पढ़ा, ग्रुप में पढ़ा, एंड पीरियड में डिस्कस किया। हमने ग्रुप में ये कहा कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज के इंक्रीज़ होने से इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो उन्होंने आना कहाँ है? उन्होंने शेल्स के अंदर आना। इट मीन इनर शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। याद करने के लिए बताया, ऐसा शेल ऐसा शील्ड। शील्डिंग इफेक्ट का कब से बड़ा होगा? जब एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, जैसे ये डाउन द ग्रुप आपको बता दिया। फिर लेफ्ट टू राइट देखें तो एटॉमिक साइज बेसिकली क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? तो न्यूक्लियस का होल्ड इस पर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे शेल सेम रहा। शेल सेम रहने से क्या रहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़े, लेकिन साइज़ जो है वो रिड्यूस हुआ। साइज रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि जी इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मेन जो रीज़न है वो बेसिकली क्या? शेल सेम रहा। शेल सेम रहने की वजह से जो इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन थे, बेसिकली शेल सेम रहा और इसके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन थे वो भी क्या थे? सेम थे। और इस वजह से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पीरियड में क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम से ही पता चले आयोनाइजेशन, इट मीन्स कि हम लोगों ने किसी भी एटम को किस में कन्वर्ट करना है? आयन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने क्या करना है? किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है। अगर किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोगों को क्या देनी पड़ेगी? इसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो एटम एक स्टेबल कंडीशन पे जो उनसे वो, अगर वो नॉर्मल कंडीशंस पे कोई भी एटम खुद से स्टेबल जो उनसे वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ अगर आयंस की फॉर्म है तो वो आयंस की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन खुद ब खुद एटम जो उनसे वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता अनटिल अनलेस हम उसकी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं या उसकी जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसको जब तक चेंज ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी वाला और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो एटम को किस में कन्वर्ट कर दे? आयन में कन्वर्ट कर दे, उसको क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन। पहले आपको लिटरल मीनिंग समझ आने चाहिए। टॉपिक पढ़ते वक्त अंडरस्टैंडिंग के वक्त सबसे पहले आपको टॉपिक का मीनिंग समझ आना चाहिए, टॉपिक में पढ़ना क्या है बेसिकली हम लोगों ने। आयोनाइजेशन एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, सिंपल क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron from an atom of an isolated gaseous atom, most loosely from valence shell of amount of energy required to remove most loosely bound electron from valence shell of an isolated gaseous atom. First of all, you have to understand the definition. हाफ तो मैंने आपको नेम से बता दिया था कि एटम में किस में कन्वर्ट होना है? आयन में, और इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो ये तो आगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड। मोस्ट लूजली बाउंड का मतलब ये है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा जो है वो एनर्जी ना लगानी पड़े, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटैक्ट ना हो। जैसे हम अगर कहें वैलेंस शेल, क्यों कहा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए वैलेंस शेल कहा। पहली बात ये कहा वैलेंस शेल में से करना है।
वैलेंस शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। ये वाला डेफिनेशन का क्वेश्चन हो गया। फिर हमने कहा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स कि ये सिंगल हो, यानी किसी के साथ रिएक्ट ना करो, सिंगल स्टेबल फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है। फिर उसको हमने कहा गैशियस एटम। गैशियस कहने की रीज़न क्या थी, गैशियस एटम में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी होती है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से इधर उधर मूव कर रहे होंगे। जब वो मूव कर रहे होंगे तो मोस्ट लूजली, एक तो वो दो प्रॉपर्टी आ गई, एक तो वो मोस्ट लूजली बाउंड है, दूसरा वो तेज़ी से मूव कर, तो उसको निकालना हमारे लिए जो उनसे वो ईजी हो जाएगा और कम एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या कहा, बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक एटम को कि किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले और एज ए रिज़ल्ट उसको किस में कन्वर्ट कर दे, उसको एक आयन में कन्वर्ट कर दें। हमेशा याद रखें, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो एटम ने कौन सा आयन बनाना है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने आयन की 2 टाइप्स पढ़ी थी, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन आर नोन एज केट आयन, वाइल नेगेटिव आयन आर नोन एज एन आयन। तो जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के केस में एटम ने क्या बनाना है, केट आयन बनाना है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाना है, ठीक है। अब हमने कहा कि एनर्जी प्रोवाइड करनी, एनर्जी का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एनर्जी हम किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एनर्जी इलेक्ट्रिक स्पार्क से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम एनर्जीज़ को रेडिएशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज़ हम इसको हीट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी, ठीक है। ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अब हम लोग इसके एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोडियम का एटम है, उस सोडियम के एटम को हमने कन्वर्ट करना है आयन में और इसके ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस केस में हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए होती है, ये इसको कहा जाता है डेल्टा। इट मीन्स चेंज इन एनर्जी, यानी पहले एक एटम की एनर्जी कुछ और थी, जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की यानी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एनर्जी में चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से इसमें डेल्टा एच लिखा जाता है। चूँकि एनर्जी प्रोवाइड की है इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, 496 किलो जूल पर मोल। अब इसमें ये डेल्टा ये शो कर रहा है चेंज इन एनर्जी को। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। किलो जूल मोल इसका क्या है, यूनिट है एनर्जी का, जिसमें हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करें। अब हमने कहा ये एटम जो है ना, सोडियम एटम किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में, और वो भी पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में क्यों कन्वर्ट हुआ है, देखिए अगर हम लोग सोडियम का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम ये कहते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस। एटम इटसेल्फ क्या है, न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं इसको कैंसिल कर देते हैं। इस केस में देखिए सोडियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11। अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं कहती हूँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 11। इसके आउटरमोस्ट शेल में देखें, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने जब इसको एनर्जी प्रोवाइड कितनी की, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड की, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। हुआ क्या, हुआ ये कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा तो पीछे रह क्या जाएगा, प्रोटॉन तो 11 ही है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यानी पॉजिटिव 11 नेगेटिव 10। तो आपने मैथमेटिकली अगर आप देखें तो जो जिसकी जो अगर साइन को देखा जाए तो हम लोग बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसी को कंसिडर करते हैं। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारे पास जो एटम है, ये जो सोडियम एटम है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सोडियम चूँकि फर्स्ट उसमें है प्रेजेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप में है, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे फर्स्ट चार्ज आएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। उसके बाद इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँगी ना, तो ये भी आप नेक्स्ट आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये ना स्टेबल फॉर्म है, ये जो सोडियम आयन्स है ना, इसके ऑटोमेशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें से ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए सेकंड ग्रुप का मेंबर आ जाए, ठीक है, सेकंड ग्रुप का मेंबर हमारे पास आ जाता है, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास आया है मैग्नीशियम। अगर हमारे पास कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट आ जाए, जैसे है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसका सेम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेंटर में न्यूक्लियस, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पे कौन सा कितने प्रोटॉन है 12, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है। यहाँ पे उसका कोई कंसर्न नहीं, इसलिए मैं शो नहीं कर रही। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 एंड लास्ट वन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम के हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है 738। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है 738, यानी कि आप कह सकते हैं आप इसमें प्रोटॉन कितने हैं 12, इसमें देखें प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, एटम क्या था न्यूट्रल था, ये क्या है मैग्नीशियम। अब ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है Mg पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर एक आयन आ चुका है। कैसे, प्रोटॉन कितने हैं 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा चार्ज है, जो चार्ज होगा वही डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या बन गया Mg पॉजिटिव। अब इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या है, अब इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें इससे डबल एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, इसकी क्या वजह, पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। ठीक है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब जो से 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली, यानी अगर आप रोप है, एक रोप है, तो एक तरफ 12 लोग हों, एक तरफ 11 लोग हों, तो ज़्यादातर फोर्स कौन से लोग लगाएंगे, जहाँ नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे। इट मीन्स इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों ने निकालना है तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस केस में हमने दी थी 738 एनर्जी, तो मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम Mg पॉजिटिव 2 बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि Mg पॉजिटिव 2 बन जाए, तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ऑलमोस्ट 1450 किलो जूल पर मोल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, बाहर आ गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 12। अब इस केस में क्या है, प्रोटॉन 12 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं 10। तो इन दोनों का डिफरेंस भी निकालें, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप निकालेंगे आंसर क्या आता है +2, चार्ज क्या आ जाएगा +2। इन दोनों को मैथमेटिकली अगर हम लोग करें, +12 में से -11 निकाला, पीछे क्या बचेगा -1, तो +1 तो चार्ज भी क्या आ जाएगा +1। मैथमेटिकली भी आप इनको कैलकुलेट करते हैं, इनका आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 0 0, मीन ये क्या है न्यूट्रल है।
तो अगर सेकंड ग्रुप से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप इसको डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एटम इज़ नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और फिर सेकंड वाले में आपने क्या करना है कि रिमूवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप इसको सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके ट्रेंड जो से वो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपने इतना ही लर्न करना है। शील्डिंग फैक्ट डिटेल में डिस्कस किया है और शील्डिंग फैक्ट और उसके ट्रेंड डिस्कस किए ग्रुप में एंड पीरियड में। फिर हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया। हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई ऐसी एनर्जी जो एक एटम को किस में कन्वर्ट करते हैं, आयन में। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमेशा कौन सा आयन बनेगा, केट आयन बनेगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि इम्बैलेंस क्रिएट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। जो चार्ज डोमिनेट होगा वही चार्ज जो है वो उस आयन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो से वो डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताया। जैसे मैंने कहा अगर ग्रुप 1 से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसके ऊपर कितने चार्जेस आएंगे, उसके ऊपर एक ही चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर जो है वो +2 तक चार्जेस जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू भी आपको बता दिया कि किसी एटम में न्यूट्रल जब होता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। जब उसके ऊपर एक चार्ज आता है तो उसको मैथमेटिकली भी करके बताया कि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, और यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नीशियम +2 के केस में इसके ऊपर 2 चार्जेस क्यों आया। ठीक है, आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। कल हम रिमेनिंग जो है इसके ट्रेंड्स को और फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे।